सो लास्ट हमने पढ़ा था थिन प्रिज्म। क्या पढ़ा था? थिन प्रिज्म। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आप ऐसा समझो कि एक मीडियम है हमारे पास, ठीक है? लेट अस से पहला मीडियम एयर है एंड दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एन है ना, अपना डेंसर मीडियम है, ऐसा समझो। और ये अपना नॉर्मल, ठीक है? इस पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट रे एट एंगल आई, ठीक है? एक्चुअली अभी तक जो तुम लाइट पढ़ रहे थे ना इस पूरे चैप्टर में, पिछले 9 लेक्चर में हमने जिस लाइट की बात करी है, दैट वाज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट थी? मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब वन वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ? वन वेवलेंथ। बट ये रियल लाइफ में जो लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है? ये कितने कलर से बनी है? विबग्योर। सो बेसिकली जब यहां से रिफ्रैक्शन होगा, सो लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। यस और नो? है ना? कुछ 10th में तुमने पढ़ा है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन सा कलर करता है? रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट करता है। इसके 50 गिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन तुमने 9-10 में पढ़े थे। किस टाइप के? एम्बुलेंस का कलर रेड होता है, रेड लाइट दूर तक दिखती है, क्यों? उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो कुछ बात समझ? अरे पक्का? विबग्योर। क्या? विबग्योर। पहली चीज थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इस एंगल को, ये तुमने 10th में नहीं पढ़ा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। कुछ बात समझ में? ठीक है? ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। तो कुछ कुछ सीखने वाली बातें, वो सारे 10th की बातें यहाँ पे लागू होती है। कौन सी? एम्बुलेंस की जो ऊपर सिग्नल होती है, लाइट होती है, वो रेड क्यों होती है? ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट स्टॉप क्यों होती है? डेंजर लाइट को रेड लाइट क्यों बनाते हैं? क्योंकि रेड लाइट मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्ट ज्यादा नहीं होती। ठीक है? फेयर इनफ? ये हो गया? अच्छा हाँ, लिख लिया। ठीक है, और कुछ कुछ बातें करते हैं। तो इसकी हेडिंग क्या चली जाएगी? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, ठीक है? अच्छा, डेविएशन पे बात करो। डेविएशन और डिस्पर्जन में डिफरेंस समझो। डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन? अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे जाती, सो वो कितना एंगल डेविएट हो गई। ठीक है? अगर तुम लॉजिकली सोचो ना, तो अब हर एक कलर का डेविएशन अलग होगा। बात समझ गए? मतलब रेड का कोई डेविएशन पूछेगा इट विल बी दिस एंगल, वॉयलेट का पूछेगा इट विल बी दिस एंगल, येलो का पूछेगा और कुछ बीच का एंगल। कुछ बात समझे? सो डेविएशन और डिस्पर्जन ही दो अलग अलग फिनोमेना है। फेयर इनफ? ठीक है? क्या जैसे जैसे मैं मीडियम बढ़ाऊंगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ चेंज होगी क्या? क्या वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है? सोचो, क्या वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है?
इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला पढ़ा है पहली बार में मैंने एक कहानी तुम्हें समझाई थी, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है? क्यों? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज, तो चेंज क्या होगा? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। कुछ बात समझ आई? ठीक है। क्या वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है? जैसे जैसे आप मीडियम को बढ़ाओगे वेवलेंथ विल डिक्रीज, जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम को बढ़ाएंगे वेवलेंथ विल डिक्रीज। ठीक है। मीडियम के अंदर कलर चेंज भी हो सकता है। सॉरी, मीडियम कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, पानी भर लो बकेट में, नीचे ग्रीन कलर जलाओ तो तुम्हें बाहर ग्रीन दिखेगा कि ऑरेंज? कलर किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। वो मीडियम पे डिपेंड। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, याद रहेगा। ऑल्दो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, बट फिर भी एक रिलेशन n इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन, ये एक रिलेशन है, ऐसे टाइम पास बता रहा हूं। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, बहुत जाने वाले हैं, कॉची। कौन थे? कॉची। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है। एक्चुअली कॉची ने रिलेशन दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था। ठीक है। दिस वाज कॉल्ड एज कॉचीज फॉर्मूला। सो याद रखने वाली बात कि जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करोगे वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है। ये फॉर्मूला में a और b कांस्टेंट है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है। मान लो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई जिसमें ना 3 कलर्स हैं। कितने हैं? वॉयलेट, ग्रीन, रेड। ठीक है। एक इधर चली गई, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। बताओ कौन कौन से कलर्स हैं, या कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं? ये कलर कौन सा हो सकता है? क्या ये वॉयलेट होना पॉसिबल है? क्या ये रेड होना पॉसिबल है? इसका मतलब क्रिटिकल एंगल, कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल सबसे कम किस कलर का होता है? रेड का, वॉयलेट का? क्रिटिकल एंगल सबसे कम किस कलर का होगा? अरे बोलो। वॉयलेट का, रेड का? वॉयलेट का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? इसको फील करो। क्रिटिकल एंगल ज्यादा। क्रिटिकल एंगल ज्यादा मतलब क्या? मतलब क्रिटिकल एंगल ज्यादा मतलब लाइट की अंदर रहने की पॉसिबिलिटी बहुत कम। अरे कुछ बात समझिए। क्रिटिकल एंगल ज्यादा मतलब लाइट के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी रेड। ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल में कभी कभी बात हो जाती है, बताओ किसका ज्यादा किसका कम, एंड सो ऑन।
अच्छा, इन केसेस में एंगुलर डिस्पर्जन निकालोगे कैसे? R of red minus R of सॉरी, R of red minus R of अगर तुम लॉजिकली देखो ना, ये जनरली इस टाइप से निकल जाता है, मतलब कभी परेशान मत होना। अगर जैसे जैसे मान लो तुमसे पूछे कोई एंगुलर डिस्पर्जन कैलकुलेट करो, सो देख, व्हाट इज दिस एंगल? angle of deviation. डेविएशन ऑफ Red. व्हाट इज दिस एंगल? Deviation of तो एंगुलर डिस्पर्जन विल बी, और डेविएशन निकालना तुम्हें आता है। अरे यस और नो, वो तुम्हें आता है। इस बात समझ आई? Can I erase this? ठीक है, चलो एक चीज थोड़ी सी अपर लेवल पे बता रहा हूं, तुमने पहले कभी नहीं पढ़ी है, ध्यान दो। ऐसा समझो एक थिन प्रिज्म है, ठीक है? कैसा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। इसका डेविएशन का फॉर्मूला याद है? N of prism upon N of surrounding minus 1 into A. कितना? N of prism upon N of surrounding minus 1 into एन ऑफ प्रिज्म अपॉन एन ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 into A. इनटू, बहुत सिंपल। ऐसा समझो बाहर एयर है, मैं आपसे पूछूं डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट कितना होगा? ठीक है, अगर सिर्फ वॉयलेट लाइट की बात करें, रेड लाइट का क्या हो गया बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, चेंज होता है वेवलेंथ के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास प्रिज्म का सेम रहेगा, वेवलेंथ इस पे चेंज करते हैं। ये देखना अभी डाउट आएगा तुम्हारे दोस्तों को, इसलिए मैंने पॉज किया। ठीक है, सो वॉयलेट का डेविएशन क्या हुआ? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। रेड का कितना हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू। एक चीज होती है मीन डेविएशन, क्या होती है? मीन डेविएशन क्या होगा? विबग्योर के बीच में कौन सा कलर होता है? किसका होता है? ग्रीन। तो मीन डेविएशन में किसका आएगा? नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो दो चीजें, या तो मीन डेविएशन गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो यू विल टेक मीन डेविएशन एज डेविएशन ऑफ
येलो, ये मैं बता रहा हूं, ये याद रखना है। इसमें वो लॉजिक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? स्ट्रेट लाइन कर्व थोड़ी है, डेविएशन का कर्व बनाया था, स्ट्रेट लाइन था क्या? मीन डेविएशन ग्रीन का, येलो का, ये मैं बता रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज एन ऑफ येलो माइनस 1 इंटू, ठीक है। बताने का रीजन है, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं W, एंड W इज कॉल्ड एज dispersive power, which is defined as angular dispersion upon mean deviation. This is called as angular dispersion upon mean deviation. इसे बोलते हैं dispersive power, ठीक है। Fair enough? एंगुलर डिस्पर्जन की बात करो। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? डेविएशन ऑफ v माइनस डेविएशन ऑफ अपॉन डेविएशन ऑफ येलो, ठीक है। रखो जरा फॉर्मूला, देखो क्या आता है, कैलकुलेशन देखते चलना। क्या ए बच गया? हाँ, ऊपर क्या बचा? ये -1 और ये +1, ये भी बच गया। अरे बच गया ना, ठीक है ना। बॉन, ठीक है, फेयर इनफ। अरे पक्का? क्या ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है? देख, क्या है, प्रिज्म पे डिपेंड करती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की, वेवलेंथ की। किसकी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम, वेवलेंथ, जो भी सब। एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड डिस्पर्सिव पावर। उतारो, ये एक नया टर्म है, तुमने 10th में कभी नहीं पढ़ा। अगर कभी ऐसी चीज आ जाए कि ये आपको नॉट गिवन है, तो इसको अप्रॉक्सिमेटली ऐसे करके निकाल लेना, अप्रॉक्सिमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया अप्रॉक्स आएगा क्योंकि ये कर्व लीनियर नहीं है।
क्या मैं इसको हटा दूं? हटा दूं क्या? स्फेरिकल लेंसेज में एंटर करते हैं। किसमें? स्फेरिकल लेंसेज में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू नहीं होता है। सही बात है, वो भी एक स्पेशल केस के लिए होता है, जैसे टेलर फॉर्मूला एक स्पेशल केस के लिए होता है, जैसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f स्पेशल केस के लिए होता है। खैर वो तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, वो वाला लेंस जो आपने 10th में पढ़ा वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन कुछ बातें करते हैं रिफ्रैक्शन से ही उठा के। एक्चुअली लाइट रे जब एयर से लेंस के अंदर जाती है, ठीक है, मैंने ए इसलिए बनाया है कि आप ऐसा समझो ये लेंस है, मोटा लेंस। तो लाइट रे जब एयर से लेंस के अंदर जाती है तो क्या रिफ्रैक्ट होती है? फिर जब लेंस से वापस एयर में आती है तो क्या दोबारा रिफ्रैक्ट होती है? तो कितने रिफ्रैक्शन होते हैं? अपन पहले इस पे पीएचडी करते हैं, फिर वो लेंसेज के फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। सो मान लो अपना एक लेंस है, ठीक है, और इसके दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितने? अच्छा, इसमें डेफिनेशन वगैरह वापस करनी है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, चमकती है ना। लेट अस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। कैलकुलेशन देखते चलना थोड़ी, हाँ। ऑब्जेक्ट लाइट रे यहां से गई कुछ ऐसे, ठीक है, ये मैंने बनाया नॉर्मल। क्या बनाया? नॉर्मल। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, अरे ठीक है ना, इसको सी नाम दे देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। लाइट रे अगर n2 डेंसर है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अरे ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेंड होगी। लेट अस से I, लेट अस से I, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम u बोल देते हैं और इस डिस्टेंस को v बोल देते हैं, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, लेट अस से n, दिस इज p, सब नेमिंग हो गई। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, m दे दो, बोलो ठीक है, ठीक है ना, कोई तकलीफ? अब सुनो, कैलकुलेशन देखते चलना, क्या था, हाँ, इसको बोल देते हैं θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और इसको बोल देते हैं थीटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये θ2 तो ये सही बोल रहा हूं?
सॉरी, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं गामा। ठीक है, अब सब ठीक है ना? अरे पक्का? ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब मैं इस डायग्राम में गोची करूंगा और डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाना। ठीक है, डन। ठीक है, कैलकुलेशन देखो। इन ट्रायंगल OCM, ठीक है, इन ट्रायंगल OCM अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अरे ठीक है, और इन ट्रायंगल CMI थीटा 2 प्लस गामा is equals to beta. So beta minus gamma is equals to theta 2. ठीक है, अब लगाओ स्नेल्स लॉ। n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2। अरे ठीक किया है ना? अरे ठीक है, कोई तकलीफ? हाँ, नहीं। अब इसके बाद हमने लिया assumption। कौन सा assumption? रेज आर, तो पहले तो जो फॉर्मूला आएगा दैट इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, सो रेज आर पैरेक्सियल। अगर हमने बोला रेज पैरेक्सियल है तो n1 into theta 1 is equals to n2 into, उठा कर देख, n1 into अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल्स टू n2 into बीटा माइनस गामा, इधर उधर कर दो। n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू, ठीक है। क्योंकि रेस पेरिक्सियल है तो इसको हमने लिखा n1 tan अल्फा प्लस n2 tan गामा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 tan बीटा। tan अल्फा क्या है? mn अपॉन on, लेकिन क्योंकि रेस फ्रैक्शियल है तो pn इज नेग्लिजिबल। लिख देता हूं यहीं पे पहले डायरेक्ट, pn इज नेग्लिजिबल। क्या आया? tan अल्फा इज n1 into mn अपॉन u, सही है, प्लस n2 into mn अपॉन v गामा है इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 into mn अपॉन, ये बच गए। ये क्या फॉर्मूला है? n1 बाई u प्लस n2 बाय इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय, बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का कुछ मिस्टेक करिए क्या? कैलकुलेशन देख लो एक बार। अरे इसमें कोई तकलीफ? अरे पक्का? अब सुन, इसमें v, u और r ये मैंने साइन के साथ रखे हैं या ये मैग्नीट्यूड से? बात समझ में आती है? इसका मतलब देख v और r का साइन सेम होगा, अरे ठीक है, और u का मतलब ये तीनों मैग्नीट्यूड से सिर्फ।
अदिति हो गया बेटा, बिठा दो। So n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by, ये रियल फॉर्मूला है लेंसेज का, ठीक है। आओ आंसर निकालते चलो, गलत मत करना। इमेज डिस्टेंस निकालनी है v, पहले बताओ v पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। देख के पता चल रहा है पॉजिटिव आना चाहिए। मैं बताता हूँ, पहले वो हो गया कितना है, 60. प्लस 60। Yeah. हाँ मैं भी देखता हूँ, प्लस 60 आ रहा है। Yeah. मेरा पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, रेडी करो। हाँ, मिस्टेक करिए। No, oh, no. ये कौन सा? ये आ गया किसी का, तुम्हारा है। बोलो बोलो बोलो। अब ये जो मेरा आंसर आया है ये साइन के साथ आया है, बात समझे? ठीक है, ये वाला सॉल्व करो।
यहाँ पे जब आपका देखो मैंने डेटा सेंड किया है, यहाँ से जब आंसर प्लस 90 आएगा मतलब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। सही है, करो कोशिश। Oh yeah. ये भी मैं बताऊं, No, just एक मैं बताऊं। no. I got this. देखते हैं आंसर भी आ जाते हैं। That will be after second. देखो सबसे पहली जो v आएगी क्या वो 90 आएगी? Which is outside. अरे पहली v कितनी आएगी? 90. मतलब सुनना ध्यान से, इधर देख, रे कुछ ऐसे जाएगी और ये इमेज यहां कहीं बन रही है। कुछ बात समझे? अरे ठीक है, ये 10 है, ये 20 हुआ, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हुई? 70 सेंटीमीटर। अब मुझे इसकी इमेज निकालना है, तो इसके लिए इट इज लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखना अब फॉर्मूला लगाना है इस सरफेस पे। किस पे? किस सरफेस पे? ठीक है, ध्यान से देख, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। इस सरफेस के लिए व्हाट इज n2? v हमें कैलकुलेट, For the other surface. अरे इधर देखते चलो, v कैलकुलेट करना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n1? जहां से रे जा रही है, u की वैल्यू प्लस 70 माइनस 70, 1 माइनस 1.5 बाय r प्लस 10 माइनस 10। अब यहां से जो आएगा ना वो आंसर है। कुछ बात समझ आई? परेशान मत हो कि देखो इसी में 4-5 सवाल करेंगे। कितना आ रहा है इसे कैलकुलेट करो। हाँ, मेरे पास 14 है।
कितना आ रहा है? 14 14 आ रहा है ना? माइनस प्लस 14 माइनस 14 माइनस 3 सर। देख ये माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये टर्म हाँ प्लस आएगा यार। इसका मतलब समझे? इसका मतलब इधर देखो, डायग्राम से भी दिखा रहा हूं। इसका मतलब यहाँ पे जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1400 ये है मतलब। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी हुई। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, डेटा आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। करो ट्राई, देखो कहां पहुंचते हो। हाँ। 1.5। हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड। इमेज डिस्टेंस आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। यहां पे 2 रिफ्रैक्शन हुए बेटा, तो इमेज यहां बनी, वहां पे सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगी, ये सब होता है। मतलब ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, उसको इमेज कहां दिखेगी? तभी से फॉर्मूला लगाना एकदम आराम से। फ्रॉम व्हिच पॉइंट यू कैन डू कहीं से ही बताओ कहां बन रही है। मुझे ये साइड से 20 सेंटीमीटर है। इधर से 20 सही। ग्लास के अंदर एक टैंक है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, बाहर से ऑब्जर्वर को इमेज कहां दिखेगी? फ्रंट से देखो। कहीं से भी देखो, बाहर से देख रहे हो। ये हुआ है किसी से हुआ? और देखो इधर आ जाओ, आओ इधर देखो। पहले तो क्या पहली यहां से जब रे
will enter this medium. तो किस डिस्टेंस पे? I got 20. I got 20. Yes. Yeah. I got This will be 90 सेंटीमीटर. ये आ जा सकता? Yeah. अरे पक्का? अब this is, ये कितनी डिस्टेंस है? 30. Now this becomes the object distance. ठीक है? तो रे वापस यहां से, Yes. so इमेज बनेगी. कौन सा फॉर्मूला? Apparent depth. Yeah. ठीक है? प्लेन सरफेस. So 1 by 1.5 is equals to d dash by 30. So d dash is 20 centimeter. इस बात समझे? प्लेन सरफेस पे ये फॉर्मूला लगता है और स्फेरिकल सरफेस पे अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला. चलो उधर आ जाओ. फोकल लेंथ तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं. प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या ले ली तुमने? 10 क्यों ले लोगे? हाँ. इसमें वो रेडियस ऑफ द टैंक दिया है. सेंटर पे है टैंक. नहीं मतलब रेडियस पूरे इसका. हाँ वही पे कह रहा हूँ. टैंक सेंटर पे है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है. तो रेडियस का है. हाँ. कितना? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया. ओ भैया, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर है. अरे कोई बात समझ आई? इसलिए मैंने रेडियस नहीं दी थी. यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं यार, सेंटर पे रखा है. अरे ये वाला ट्राई कर. यहाँ समझ में आ रहा है क्या होगा? तबीयत से करना, तबीयत से एकदम आराम से, स्टेप बाय स्टेप. पहला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, रे अंदर आएगी, यहां से फिर बाहर. करो करो, देखो कहां पहुंचते हो. फाइनल इमेज
हाँ Of what? हाँ ये ऑब्जेक्ट है Object is just reflecting and is coming back. ऑब्वियसली अब यहाँ थोड़ी चली जाएगी सिल्वर किया हुआ है अरे इट इज सिल्वर सही है ना Yeah. करो तबीयत से लगाओ एकदम फॉर्मूले देखो कौन कौन से लगा रहे हो Actually, observer is why? कितना 50. 60. दोनों का पता नहीं लेट अस सी मैं भी करता हूँ कैलकुलेशन देखना पहला तो 90 पे आ रहा है Yeah, 60. Ah, you have to find it again, going back. I forgot what it said. सही कर रहा हूँ ना मैं हाँ सर. एक बार और फॉर्मूला लगेगा हम्म. n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r n2 is 1 by v निकालना है minus 1.5 by minus 60 is equals to 1 minus 1.5 by minus 10 यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 50. एक बार चेक करो
पक्का 50 आ रहा है. हाँ, ये फॉर्मूला से 16 अब 0.5 by 10. 0.5 by 10 is 1 0.0 0.05. हाँ, और सॉल्व करते हैं. 1 by v प्लस 15 by 600 is equals to 5 by 100. सही बोल रहा हूँ? सही ना? कोई तकलीफ? माइनस 15 बाय 600, एलसीएम लिया 600, 30 माइनस 15, सही है? कोई तकलीफ? तो v कितना आया? माइनस 600 बाय 15, मेरा तो 40 आ रहा है. वहाँ 15 to 4 to 6 हाँ मेरा तो 40 आ रहा है. हाँ करेक्ट तो कैलकुलेशन एरर करिए भाई साहब. हाँ मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर पीछे. ताबड़तोड़ सवाल ये आ गया, मतलब फिर सब आ गया. ये कितने बच्चों का सही आया? एक का सही आया. मैंने 15 को 1 किया 60 को 5 से कट कर दिया समझ आ रहा है कुछ? उधर तक आया, नीचे का नहीं आया. सबको पता है क्या करना है? फाइंड एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन, मतलब इमेज इसी के ऊपर बननी चाहिए. या गलत मत करना प्लीज. मैं और नहीं करूंगा इस पे आज, टाइम भी नहीं है. why did we change it? So हाँ? it's 30 centimeters only. Because 20 center of curvature and it just goes back. करो करो करो. This is right. मैं बिठा दूँ उसको. डेटा सेट ले लिया इसलिए तुमने बोल दिया. No, it's different data because f is 10, 110. So that makes it on, it goes on the center of curvature on 90. Directly on the center of curvature, so it just traces it back. Right. And it's like a muscle. So it has to be 90. ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितनी चाहिए? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए? 20. तो ये कितना होना चाहिए? 8. इसका मतलब x कितना होना चाहिए? Yes. ये पता है आंसर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने डेटा सेट ले लिया है जान करके. क्योंकि 90 का 30 आता है तुम्हें पता है. अदरवाइज कॉन्सेप्ट पता है यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना चाहिए.